कलीमुल साहब, मुस्लिम समाज के हित में क्या है? क्या वाकई मुस्लिम नेता इस बात को समझते हैं कि मौलवी, उलेमा, मुफ्ती, इन सब के पीछे बस भेड़ चाल में चलना है? कैसे रिफॉर्म होगा, समाज कैसे सुधरेगा, इसके बारे में मुसलमान समाज ने क्या कभी भी ध्यान दिया है? मैं एक लार्जर सवाल पे आता हूं आपके पास। देखिए, मुस्लिम समाज अपनी तरक्की के बारे में बारहा सोचता रहता है और सरकारों को सिफारिशें भी करता है, लेकिन ये जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, ये माइनॉरिटी के बजट को 40% कम कर देती है, जबकि देश के सारी जीडीपी बढ़ रही है, सारे बजट बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बजट कम कर देती है। एक तरफ बात करती है पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की, तो दूसरी तरफ जो पसमानदा मुसलमानों के बच्चे मौलाना आजाद फेलोशिप लेके हायर एजुकेशन में जाते थे, उस स्कॉलरशिप को बंद कर देती है। तीसरी तरफ इनके जितने चेले चपाटे हैं, जो इनके सहयोगी दल हैं, वो जितनी मॉब लिंचिंग करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, सब पसमानदा मुसलमानों की करते हैं, चाहे वो अखलाक हो, चाहे तबरेज अंसारी हो, चाहे पहलू खान हो, या जितने भी अब तक इन्होंने गाय की गौ तस्करी की शक में जो 9 साल में 9 नाम भी नहीं बता पाएंगे कलीमुल साहब, जिसको आप एक कल्चर बोलते हैं। मैं आपको 2-3 नाम ही आते हैं, पहलू खान, तबरेज अंसारी दूंगा, मगर आपको सुनने की हिम्मत नहीं होगी। चलिए आगे मैं बताता हूं। देखिए, तबरेज, अफरोजुल, पहलू, हाँ नहीं, मुझे अगर इस पे तीन के बाद अटक गए आप। सकता हूं। सवाल ये है, 3 के बाद अटक जाते हैं आप। 9 नाम नहीं बता सकते 9 साल में आप। ये याद नहीं है कलीमुल भाई, याद नहीं है। जो केंद्रीय मंत्री तबरेज अंसारी पे आ गए ना, फिर घूम फिर के तबरेज, पहलू खान करते हैं, वो आपको अच्छा लगता है? यही 2-3 नाम है जिनको आप घुमाते रहते हैं यूं करके, और पूरे देश का नैरेटिव बदलते रहते हैं। दुनिया में कहते हैं कि हमारे देश में मॉब लिंचिंग होती है। अच्छा, कोई आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे, ऐसे बड़े लोग तो मैंने नहीं देखे। किस उसमें लाएंगे जो जिंदा जला के मार दिया जाता है? सही है। नहीं, जो जुनैद नासिर को जिंदा जला के मार दिया जाता है, तो हार का है ना। दोनों आदतन अपराधी थे भाई, किसी को मारना सही नहीं है, लेकिन वो दोनों क्या थे, इनका बैकग्राउंड भी तो समझिए। पता नहीं किस कारण से हत्या हुई, उसको आपने इससे जोड़ दिया। मतलब आप तो ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था खत्म हो जाए यहाँ पे? नहीं सर, हम तो ये चाहते हैं सहयोगी दल है वही कानून चलाएंगे। वाले बोलते हैं कि 15 करोड़ को एक साथ आ जाने दो, 100 करोड़ को मार के भगा देंगे। आप इतने बड़े एंकर हैं, आप ही के नेता ने कहा, आप ही की पुरानी पार्टी के। आप इतने बड़े एंकर हैं, आप देश के कानून व्यवस्था की ऐसे नेशनल टीवी पे धज्जियां उड़ा रहे हैं, यानी कोई अपराधी, कि अगर कोई अपराधी भी है तो कोई गुंडा उसको आगे मार देगा। मैंने कहा आप जज के सामने जो किसी की जान लेने का हक नहीं है, पर वही ना 9 साल में मैंने आपको कहा 9 नाम बता दीजिए। मॉब लिंचिंग के 9 नाम नहीं बता पाएंगे कलीमुल भाई? चैलेंज कर रहा हूं। चलता हूं तो आप रोक देते हैं मुझे। मैं नहीं रोक रहा आपको। अच्छा, 9 नाम बताइए। चलिए, कोई झूठ मत बोलिएगा, मैं अभी निकलवा लूंगा। चलिए साहब, देखिए, पहलू खान, अफरोजुल, तबरेज, जुनैद, नासिर, अखलाक, शहजाद, आफ्ताब, और नवा नाम है जो अभी उसमें जो महाराष्ट्र में जो 2 दिन पहले लिंचिंग हुई है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। देखो, 9 नाम का टक आपको। अब ये परसों का वाकया है देश में हो रही है। 9 नाम 9 साल में नहीं बता पा रहे हैं। 9वें नाम में अटक गए, गाड़ी फेल। अब आप मुझे बताइए ना, अब आप क्या करेंगे? आप नहीं, अरे आपके परसों हुई है लिंचिंग, वो नाम तो बता दीजिए सर। लिंचिंग हुई है तो 9 नाम मैंने गिना दिए, अब उसके बाद क्या करेंगे आप? क्या करें नहीं, सर, मैं कह रहा किसी को हूं, जिम्मेदार ठहराएंगे मत बनाया करिए। आप बीजेपी से सवाल पूछेंगे, बीजेपी प्रवक्ता से पूछेंगे कि ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? अच्छा बताइए सुधांशु, ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है भाई? मुसलमानों पे हमला हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आप यूसीसी ला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। देखिए, कलीमुल हफीज साहब भूल गए कुछ और मुस्लिमों की। मैं मॉब लिंचिंग बता देता हूं। एक इंस्पेक्टर अयूब पंडित थे, याद है? कश्मीर घाटी में 2019 से पहले हर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी और किसी को भी निपटा देती थी। उसमें इंस्पेक्टर अयूब पंडित को उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना के एक जाबाज थे औरंगजेब, उनको भी खत्म कर दिया था। और ये बड़ा नॉर्मल सी बात थी, ये हर जुमे को होता था, ये तो कभी होता नहीं था। और जहां तक आप मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, तो हम गिनाना नहीं चाहते,
ये बताइए, चाहे 84 के सिखों के दंगे हों या भागलपुर का दंगा, सूरत का दंगा, भिवंडी का दंगा, 87 का मेरठ का दंगा, 90 के दौर में उत्तर प्रदेश में हुए सारे दंगे, ये सब क्या थे? मॉब लिंचिंग थोड़ी थी, ये तो प्यार मोहब्बत में ऐसे ही हो गए थे। ये बताइए, जब जिस समय देश का विभाजन हुआ 20 लाख लोग मारे गए थे। कैसे मारे गए थे? मॉब लिंचिंग के द्वारा। 1.25 करोड़ बेघरबार हुए थे इधर से उधर, और उसमें 90 से 95% हिंदू थे। कैसे हुए थे? मॉब लिंचिंग थोड़ी थी उस समय, मॉब लिंचिंग थोड़ी होती थी। वो तो लगता था कोई संगीत होता था जिसमें आते थे, मार के भगा दिए जाते थे, सारे हो जाते थे। इसलिए जब आप मॉब लिंचिंग और ये बात कहने का प्रयास करते हैं, और मैं भी कहना सकता हूं आपको, दक्षिण भारत में प्रशांत पुजारी से लेके, जाटव से लेके, अरुण महोर से लेके, उत्तर प्रदेश के बाकायदा बताते हुए आपको बता सकता हूं। इसलिए उस विषय को छोड़िए, आज का जो विषय था, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुस्लिम बेटियों को भी एक शादी का अधिकार मिल जाएगा, तलाक देने का अधिकार मिल जाएगा, संपत्ति में अपने भाइयों के बराबर का अधिकार मिल जाएगा, और अभी तक क्या है कि यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम लड़की में हो, महिला में तो पुरुष तलाक दे सकता है, पर अगर बच्चा ना होने की कोई मेडिकल इशू पुरुष में हो तो महिला तलाक नहीं, ये सब मिल जाएगा। तो क्या समस्या क्या है? उसके बाद आप निकाह जैसे करना हो करिए, कोई नहीं रोक रहा भाई। 7 फेरों के थ्रू शादी हो या मौलवी साहब के द्वारा निकाह पढ़वा के शादी हो, फिर वो चाहे जूता चुराने वाली रस्म हो या छंद समान पहनाने पूछने वाली रस्म हो, इसमें कौन सी समस्या है भाई? क्या समस्या है बताइए डॉक्टर अजीज खान, और उसके तुरंत बाद में कुलदीप कुमार के बाद सुधांशु जी। नहीं, कुलदीप कुमार जी से ही शुरू करते हैं। कुलदीप कुमार जी, आप सिद्धांततः इसके समर्थक हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहले नहीं, मुझे 5 सेकंड, मुझे 10 सेकंड रुक जाइए ना, आपका आउटपुट भी गड़बड़ा रहा है, मुझे उसको चेक कराना है। प्लीज सर 10 सेकंड। देखिए दीपक जी, संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है कि सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन ये सरकार आज इस बात को स्पष्ट करे, वो ड्राफ्ट देश के सामने रखे, क्योंकि भारत जो है वो अलग अलग विभिन्नताओं का देश है। यहाँ हर जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, हर जगह की, कहीं की भाषा अलग है, कहीं का रहन सहन अलग है, हर तरह की चीज़ है। जैसे आप सिखों में देख लेंगे तो आनंद मैरिज एक्ट है, उस पर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। आदिवासियों के लिए जो आर्टिकल 371 कहता है, उस पर ये सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और सरकार को जनता को मूर्ख बनाने से बजाय ये सामने ड्राफ्ट रखना चाहिए, मसौदा रखना चाहिए, ताकि लोग इसे पढ़ सकें और समझ सकें कि विभिन्न धर्मों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है और सरकार उसको कैसे करे। क्योंकि इस देश ने पहले भी देखा है कि इस सरकार ने कितनी मूर्खतापूर्ण तरीके से बहुत सारे कानूनों को लागू किया। जैसे 3 काले कानून लेके सरकार आई, 3 काले कानून जो कृषि के अंदर थे उनको उसके अंदर क्रांति बताया गया, रेवोल्यूशन बताया गया। बाद में जिनके लिए सबसे पहले समर्थन आपने किया था भाई, और बाद में सरकार को उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। ऐसे ही नोटबंदी का फैसला, पहले नोटबंदी पे क्या क्या कहा गया, क्या क्या बताया गया, बाद में सरकार को समझ में आया कि 2000 का नोट बंद करने से आतंकवाद खत्म नहीं, चालू करने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, बंद करने से होगा। तो ये सारी बात है कि जब तक कोई इस देश में एक अनपढ़ की वजह से, अनपढ़ प्रधानमंत्री की वजह से, मुझे लगता है ऐसे कोई फैसले ना हो जाए जो देश को नुकसान पहुंचाए। साथ साथ सरकार को अपना ड्राफ्ट क्लियर करना चाहिए, और मुझे लगता है कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होगा, प्रधानमंत्री होगा, तो इन चीजों को अच्छी तरह से लागू कर पाएगा। वो समझ पाएगा कि इस देश की व्यवस्था क्या है, देश को किस तरह लेके जाना है, किस तरह से। समझदार प्रधानमंत्री कौन होगा भाई? कुलदीप जी ये भी बता दीजिए। पढ़ा लिखा समझदार, एक पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति जो भी होंगे देश के प्रधानमंत्री, निश्चित रूप से ऐसी चीजों को हैंडल कर सकेंगे। उन्हें समझ में आता होगा कि 2000 का नोट चालू करने से आतंकवाद खत्म नहीं होता। 2000 का नोट उन्हें समझ में आना पड़ेगा। उन्हें समझ में आना पड़ेगा कि जिन किसानों के लिए आप एक कानून बना रहे थे, वो काले कानून उनसे पूछ के बनाए थे। बोल ही दीजिए ना, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति कौन होना चाहिए, बोल दीजिए ना कुलदीप जी। पूरा देश जानता है पढ़े लिखे समझदार कौन है। ये देश पूरा चाहता है कि पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो, ये सब कोई चाहते हैं। अच्छा, कौन है, नाम तो बताइए सर। देखिए, मैंने तो कहा ना, कोई भी हो सकता है। ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। जनता जिसको चुनेगी, जनता इसको लेके आएगी, जनता जिसको लेके आएगी, जनता उसको स्पष्ट करेगी। अजीज खान साहब क्या हो रहा है? पढ़ा लिखा समझदार, लेकिन पढ़ा लिखा समझदार है, आप जानते हैं ना, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी। देश